हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था पिछले 2 वीडियोस के अंदर। आज हम बात करते हैं प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर और देम। मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन में काउंट होते हैं। मतलब जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये सारे सब्जेक्ट का काम करते हैं, और दे तक और मी, अस, हिम, हर और देम ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इसमें यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, और इट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। These pronouns can be used as subject and as an object। इन्हें सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जाता है पर्सनल प्रोनाउंस को। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई टीच यू इंग्लिश डेली। तो अब यहां पर देखो, आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टीच यू ये भी क्या है? प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, और ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यू जो है सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। वर्ब से पहले अगर यू आए तो यू सब्जेक्ट का काम करेगा, और वर्ब के बाद में अगर यू आए तो यू ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर है? जैसे और इसके बाद में देखो लेट अगर आता है, देन आता है, सो एज आता है, एज आता है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। मतलब अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं लेट, देन, सो एज, तो इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो, तो लेट मी सही है, यहां पर आई कभी भी नहीं आएगा। आई ईट फूड तो सही है, लेकिन अगर पहले लेट लग गया तो फिर ये बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। जैसे राम इज मोर हैंडसम देन मी और आई, अब दोनों में से क्या होगा? क्या आया यहां पर? देन आया, तो देन के बाद में कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। तो आई तो सब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट का काम क्या करता है? मी। तो यहां पर देन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी का यूज किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, एक शब्द लिखा मैंने यहां पर, बैड मैनर्स 1 2 3, गुड मैनर्स 2 3 1। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हरी एंड आई ब्रोक द विंडो। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन कौन है? हरी और आई, दो सब्जेक्ट है। ब्रोक द विंडो खिड़की तोड़ दी, मतलब ये खिड़की तोड़ना अच्छा काम है, बुरा काम है? जनरली बात करें तो बैड मैनर्स है, बुरा काम है। तो बैड मैनर्स अगर होता है तो हमारा जो प्रोनाउन का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर या सीक्वेंस जिसे कहते हैं वो क्या होगा? 1 2 3, मतलब 1 का मतलब यहां पर है फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। फिर आएगा सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है, और फिर आएगा थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे, या कोई भी अगर नाम आता है तो ये चीज समझिएगा आप कि अगर 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ आते हैं सेंटेंस में, अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मतलब गुड मैनर्स की बात कर रहा है, तब तो हम 2 3 1, मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। और अगर बैड मैनर्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस दे रहा है वाक्य, तो फिर सेंटेंस में जो प्रोनाउन का स्ट्रक्चर होगा वो 1 2 3 होगा। सीक्वेंस क्या होगा? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन का यूज किया जाएगा। अब यहां पर देखो, हरी एंड आई, तो ये हरी नेम है तो ये थर्ड पर्सन होता है, और आई फर्स्ट पर्सन है ना? तो 3 1, अब आपको देखना है 3 1 क्या है स्ट्रक्चर? 3 पहले आया, 1 बाद में आया, है ना? तो ये स्ट्रक्चर है। तो क्या ये सही है? सेंटेंस तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, सेंटेंस तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो 1 2 3 मतलब 1 पहले आना चाहिए।
तो ग्रामेटिकली क्या होगा, ये हरी आई की जगह आएगा और आई हरी की जगह आएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। बात समझ में आई क्या? क्या समझना है कि आई प्रोनाउन पहले आएगा और हरी जो है बाद में आएगा। तो इस तरीके से ग्रामेटिकल एरर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि कौन से पार्ट में एरर है, तो यहां पर इस पार्ट में एरर है, क्योंकि जो आई है उसकी जगह क्या आएगा, हरी आएगा, और हरी की जगह क्या आएगा, आई आएगा। यस, तब ये ग्रामेटिकली सेंटेंस सही होगा। एक और एग्जांपल देखिए, आई यू एंड दे आर फ्रेंड्स। अब तीन प्रोनाउन आ रहे हैं, आई भी आ रहा है, यू भी आ रहा है और दे भी आ रहा है ना, और आगे सेंस क्या दे रहा है, आर फ्रेंड्स, दोस्त है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस है। गुड मैनर की बात कर रहे हैं, तो गुड मैनर में क्या आता है, पहले सेकंड पर्सन आता है। अब आई यू और दे में से सेकंड पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन होता है यू, तो यहां पर आई पहले नहीं आएगा, पहले यहां पर क्या आएगा, यू आएगा। उसके बाद थर्ड पर्सन कौन सा है, दे, तो यू दे, और फिर फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई, यू दे एंड आई आर फ्रेंड्स। ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का सही होगा। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो तब आता है जब बैड मैनर्स होता है। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इस सीक्वेंस में प्रोनाउन कब आते हैं शुरू में सब्जेक्ट के रूप में, जब गुड मैनर्स होता है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अगर सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या होगा, जैसे आई सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, यहां ऊपर वाले वाक्यों में आई सिंगुलर था, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, और दे प्लूरल था, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, आई और ही दोनों ही सिंगुलर है। तो अब यहां पर इस बात को समझना कि क्या होगा कि आई और सभी सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सिंगुलर हो तो यह नियम लागू नहीं होता, यह नियम लागू नहीं होते हैं। मतलब आई एंड ही आर गोइंग टू स्कूल, अब ये गुड सेंस है, अच्छा मैनर है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसका सीक्वेंस क्या होता है, 2 3 1, यहां पर क्या है 1 और 3, 1 के बाद 3 तो गुड बैड मैनर्स में आता है ना लेकिन क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है तो ये सीक्वेंस सही मान लिया जाएगा, इसमें ही की जगह आई और आई की जगह ही करने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं फिर से समझा रहा हूं, जब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो सारे ही, तब ये नियम काम नहीं करते, दोनों तरीके सही होते हैं। आगे बात करते हैं, टू मेक प्लूरल पजेसिव वी यूज 1 2 3। अब प्लूरल पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी आता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी आता है। पजेसिव शब्द का मतलब होता है जो अधिकार को बताते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, सुरेश एंड आई आर ड्रिंकिंग टी एट योर हाउस। तो यहां पर पहले तो ये देखो, सुरेश और आई सही है क्या, सुरेश नाम है, थर्ड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है ना। तो एट योर हाउस, तुम्हारे घर पर चाय पी रहे हैं, गुड मैनर है, तो गुड मैनर में क्या होता है, 3 और 1 होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट में तो कोई गलती नहीं है, पहले थर्ड पर्सन है और फिर फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद एट योर हाउस, अब इस योर को समझना, योर कौन सा पर्सन है भाई, यू की फैमिली में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं, आई और वी की फैमिली में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो यहां पर इस बात को समझना है कि अगर पजेसिव आता है आगे कोई भी तो 1 2 3 के सेंस में आता है, मतलब पहले अगर इसमें फर्स्ट पर्सन दे रखा है यहाँ पर तो हमें फर्स्ट पर्सन का पजेसिव लगाना है। अब यहाँ पर आई दे रखा है तो आई का पजेसिव क्या होता है, माई होता है ना, लेकिन क्योंकि हम बात सब्जेक्ट प्लूरल की कर रहे हैं, आई और सुरेश एंड आई, तो यहाँ पर योर नहीं आएगा, ग्रामेटिकली क्या आएगा, आर हाउस, हमारे घर। क्यों, फिर से समझना, हम बात कर रहे हैं कि जब प्रोनाउन 2 या 3 एक साथ आ जाते हैं तो आगे पजेसिव प्रोनाउन कैसा आएगा डिपेंड करता है। अगर वाक्य में एक कोई भी सब्जेक्ट, चाहे पहला चाहे दूसरा, फर्स्ट पर्सन है तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल पजेसिव लगाएंगे, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन का लगाएंगे, और सेकंड पर्सन भी नहीं है तो थर्ड पर्सन का पजेसिव का यूज करेंगे। अब यहाँ पर समझना, जैसे यू एंड ही आर प्लेइंग एट योर हाउस, पॉजिटिव सेंस है, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, तो सेकंड और थर्ड, ये रहा देखो, सेकंड और थर्ड गुड मैनर है, इस वाक्य में कोई नकारात्मक नेगेटिव सेंस नहीं दिया जा रहा है,
तो यू एंड ही आर प्लेइंग एट आवर हाउस। अब ओवर आएगा या नहीं आएगा इस बात को समझिएगा कि यहां पर सेकेंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है। यू सेकेंड पर्सन होता है और ही थर्ड पर्सन होता है, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के ही सब्जेक्ट यहां पर आए हैं, तो इनका ही पॉजेसिव आएगा, ओवर नहीं आएगा। यहां पर ओवर ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं। तो अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम किस पर्सन का पॉजेसिव लेंगे? सेकेंड पर्सन का, और सेकेंड यहां पर क्या है? यू। तो यू का क्या हो जाता है पॉजेसिव? योर। तो ओवर यहां पर गलत है और योर सही माना जाएगा। ऐसे ही आई एंड यू आर प्लेइंग एट माई हाउस, तो आई एंड यू दो प्रोनाउन है, आई और यू। आर प्लेइंग, अब खेल रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंस है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन है क्या? नहीं है। तो यहां पर ये उल्टा हो जाएगा, यहां पर पहले क्या आ जाएगा? यू, और फिर बाद में क्या आ जाएगा? आई, क्योंकि गुड मैनर में पहले सेकेंड पर्सन आता है और बाद में फर्स्ट पर्सन आता है। क्लियर है क्या? तो यू एंड आई आर प्लेइंग एट माई, अब माई आएगा या नहीं आएगा इस बात को समझना। फर्स्ट पर्सन है तो आई का माई होता है पॉजेसिव तो, लेकिन क्योंकि हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव क्या होता है? ओवर होता है। तो माई नहीं लगाकर हम यहां पर क्या लगाएंगे? ओवर हाउस लगाएंगे। फिर से समझिए कि ओवर क्यों आया, माई क्यों नहीं आया? जब हम दो की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल है, आई और यू की बात कर रहे हैं, तो यहां पर प्लूरल पॉजेसिव आएगा। मतलब मैं और तुम पढ़ रहे हैं हमारे घर, है ना, मेरे घर नहीं हमारे घर, है ना, तो ओवर आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये बात होती है भाई अपने पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स और स्पेसिफिक रूल की। आगे बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज कहां कहां होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। इट सिंगुलर प्रोनाउन होता है और ये इनएनिमेट यानी लाइफलेस थिंग्स के लिए भी काम में आता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, जो भाववाचक नाउन्स होते हैं उनके लिए भी काम में आता है। इसके अलावा स्मॉल ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे जीव, उनके लिए भी इट यूज आता है। बिग एनिमल्स के लिए भी इट का यूज किया जाता है। टाइम, वेदर, डिस्टेंस, इनकी अगर बात करें तब भी हम इट का यूज करते हैं। इम्पर्सनल वर्ब्स मतलब ऐसी वर्ब्स जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इट इज माई पेन, तो यह मेरा पेन है, तो पेन के लिए यहाँ पर क्या आया है? इट का यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इट जो है किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है? निर्जीव, जिसमें कोई जीवन नहीं होता है। ऐसे ही देखो, आई नो डेथ इट इज क्रूअल, मैं मृत्यु को जानता हूं। अब डेथ यहां पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है ना, तो इस डेथ के लिए क्या है? इट इज क्रूअल, यह निर्दयी है। और एग्जांपल देखिए, आई बॉट अ टेबल, मैंने एक टेबल खरीदी। इट इज वेरी नाइस, यह बहुत अच्छी है। तो ये इट किसके लिए आया है? टेबल के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए आया है। यस। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देयर वॉज ए स्नेक, एक सांप था। इट वॉज वेरी लॉन्ग, यह बहुत लंबा था। तो ये इट किसके लिए आया? स्नेक के लिए आया है, सांप के लिए। तो मैंने बात की थी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे जीवों के लिए भी इट का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं। यस्टरडे द वेदर वॉज, सॉरी, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल एंड इट हैज अ टेल। एक कुत्ता जो है पालतू जानवर होता है और इसके एक पूंछ होती है। तो यहां पर इस बात को समझना, जब हम, अब डॉग बिग एनिमल है, तो बिग एनिमल के लिए ही भी आता है, शी भी आता है और इट भी आता है। जब हम जेंडर की बात कर रहे हो तब तो ही या शी का यूज किया जाता है, लेकिन अगर जेंडर की बात नहीं की जा रही है तब जानवर के लिए इट का यूज होता है। जैसे अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल का मतलब यहाँ पर मेल डॉग या फीमेल डॉग की बात नहीं हो रही है, डॉग के पूरे कास्ट की बात हो रही है कि वो फेथफुल एनिमल होता है। तो जब कास्ट की बात की जा रही हो, है ना, जब जेंडर की बात नहीं की जा रही हो, तब हम बिग एनिमल के लिए इट का यूज करते हैं। अगले एग्जाम्पल की बात, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर इट का यूज करते हैं। यस्टरडे द वेदर वॉज फाइन बट टुडे इट इज नॉट फाइन, कल मौसम अच्छा था लेकिन आज ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इट किसके लिए आया है? इट इज नॉट फाइन,
अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? वेदर अच्छा नहीं है। तो वेदर के लिए प्रोनाउन इट आया, वेदर के लिए, टाइम के लिए और डिस्टेंस के लिए हम इट का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर इट इज नॉट फाइन, ही या शी कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही देखो इट इज वेरी हॉट, तो यहां पर इट किसके लिए आया? हॉट के लिए। हॉट क्या है? क्लाइमेट है या वेदर है? वेदर की बात कर रहे हैं तो वेदर के लिए इट का यूज किया जाता है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इट इज 6 PM, 6 बज गए हैं। तो 6 PM क्या है? टाइम है, और टाइम के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो हम एग्जांपल्स देख सकते हैं भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, इनएनिमेट के लिए, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बिग एनिमल्स के लिए, टाइम के लिए, वेदर के लिए, डिस्टेंस के लिए, इन सब के लिए हम इट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इम्पर्सनल वर्ब की। इम्पर्सनल वर्ब क्या होती है? देखो, सम वर्ब्स आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के, मानव के कंट्रोल से बाहर है, मतलब मानव के नियंत्रण के बाहर है। जैसे बारिश का होना, बर्फ का गिरना, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। भूकंप का आना, है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं जो मानव के कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? इट लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, क्या लिखा है? सम वर्ब्स आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कुछ क्रियाएं मानव के नियंत्रण से बाहर होती है। दे आर नोन एज इम्पर्सनल वर्ब्स, और ऐसे वर्ब्स को क्या कहा जाता है? इम्पर्सनल वर्ब्स कहा जाता है। जैसे इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है। तो बर्फ का गिरना अपने नियंत्रण में नहीं है। स्नो, बर्फ गिरना, ये क्रिया है, इसके लिए इट आया है। द रेन इज रेनिंग, बारिश बरस रही है। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? इट इज रेनिंग, द रेन इज रेनिंग, यानी बारिश बरस रही है, या इट इज रेनिंग, यह हो रही है, यह बरसात हो रही है। तो रेनिंग के लिए इट आया। ऐसे ही आई से दैट यू आर मैड, मैंने कहा आप पागल हो। नहीं, आप पागल नहीं हो भी, आप अच्छे हो, है ना। तो आई से किसी की क्या लिखा जा सकता है? इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाना अपने नियंत्रण में नहीं है। तो ये बात हुई हमारे यूज ऑफ इट की। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।